इलेक्ट्रिसिटी शुरू करते हैं। ठीक है सर, करंट इलेक्ट्रिसिटी, करंट करंट जो होता है सर हमारा करंट आई से रिप्रेजेंट होता है और इसको हम लिखते हैं चार्ज अपॉन में टाइम। ठीक है सर, इसके अगर डेफिनेशन पर जाए तो वो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस होता है। ठीक है सर, इसको हम आई इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी भी लिख सकते हैं। ठीक है बेटा, जिसको हम आई इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। और सबको पता है सर इसकी जो यूनिट होती है क्या होती है सर, एम्पियर होती है। क्या होती है सर, एम्पियर होती है। कोई दिक्कत परेशानी वाली बात मेरे हिसाब से नहीं चल रही सर। अब अगर आगे बढ़ूं, थोड़ा सा आगे बढ़ूं, आगे बढ़ने के बाद मैंने क्या कहा सर, क्या कहा, मैंने बोला कि सर जो हमारा करंट होता है वो किसी भी क्रॉस सेक्शन एरिया पर डिपेंड नहीं करता, क्रॉस सेक्शनल एरिया पर डिपेंड नहीं करता। सर ये क्या बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, मुझको समझ नहीं आया सर। क्रॉस सेक्शनल एरिया पे डिपेंड नहीं करता, थोड़ा समझाइए इस चीज को। मैंने कहा यार क्रॉस सेक्शनल एरिया पे डिपेंड नहीं करता, इसका मतलब पता है क्या, इसका मतलब ये है कि सर क्रॉस सेक्शनल एरिया ऐसे कि अगर मान लीजिए यहां से एरिया छोटा और यहां से एरिया बड़ा हो गया, ठीक है सर, ठीक है, तो करंट यहां पर भी आए ही रहेगा और यहां पर भी आए ही रहेगा, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। करंट जो होता है हमारा क्रॉस सेक्शनल एरिया का जागीर नहीं है। ठीक है बेटा, क्रॉस सेक्शनल एरिया पे डिपेंड नहीं करती है चीज। ठीक है सर, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं। आगे अगर मैं थोड़ा सा बढ़ूं इसी में तो मेरी दूसरी टर्म आ जाती है करंट डेंसिटी, करंट डेंसिटी। ठीक है सर, अच्छा अगर मैं करंट डेंसिटी के बारे में बात करूं बेटा, करंट डेंसिटी के बारे में बात करूं तो सर करंट डेंसिटी के केस में क्या होता है बता दूं तुम लोगों को, मैं बता दूं कि सर करंट डेंसिटी में करंट डेंसिटी जे वेक्टर से रिप्रेजेंट होती है। ये ऑब्वियस सी बात है कि क्या है सर, एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है सर, और हमारा जो जे होता है सर वो क्या होता है, करंट अपॉन में एरिया। क्या होता है सर, करंट अपॉन में एरिया। ये फॉर्मूला हम लोग कब लगाते हैं, जब हमारा करंट एंड जो एरिया होता है वो आपस में क्या होता है सर, परपेंडिकुलर होते हैं। क्या होता है सर, परपेंडिकुलर होते हैं। अच्छा सर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो सर जब ये परपेंडिकुलर नहीं होते तो क्या लगाते हैं, ठीक है ना बेटा। तो अब हम लिखते हैं व्हेन आई एंड ए आर इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ थीटा डिग्री। अगर मान लीजिए हमारा करंट और एरिया ना मतलब किसी भी एक एंगल पे इंक्लाइंड है थीटा पर, है ना सर, है ना, तो अब भाई रैंडम एंगल पे इंक्लाइंड है ना, एट एनी रैंडम एंगल लिखिए, एट एनी रैंडम एंगल। ठीक है सर, तो हमारा जो करंट डेंसिटी हो जाती है, जो हमारी करंट डेंसिटी जे हो जाती है, उसको मैं लिखता हूं आई अपॉन में ए कॉस थीटा। क्या लिखता हूं सर, करंट डेंसिटी इज इक्वल टू आई अपॉन में ए कॉस थीटा। ठीक है सर, अच्छा अब भाई इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, करंट इज इक्वल टू जे इंटू में ए इंटू में कॉस थीटा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इसको इधर भेज देंगे। ठीक है ना, तो भाई करंट की हमारी जो डेफिनेशन आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, जे वेक्टर डॉट ए वेक्टर, जे वेक्टर डॉट ए वेक्टर। और यहां पर जो थीटा होता है बेटा, ये जो थीटा होता है किसके बीच का एंगल है बेटा, जे वेक्टर एंड ए वेक्टर के बीच का एंगल। क्या बेटा, जे वेक्टर एंड ए वेक्टर के बीच का एंगल है क्या हमारा, थीटा। ठीक है बेटा, चलिए तो ये वाली बात मेरे को एकदम बढ़िया तरीके से समझ में आ रही होगी बेटा, एकदम बढ़िया तरीके से समझ में आ रही होगी, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है सर। ठीक है, तो सर अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अगर मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ने की कोशिश करूं, करंट डेंसिटी से थोड़ा और बाहर निकलने की कोशिश करूं, ठीक है, तो सर नेक्स्ट चीज आ जाती है मेरी ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्या आ जाती है बेटा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है बेटा, चलिए ड्रिफ्ट वेलोसिटी समझते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी समझते हैं। मैंने कहा कि सर ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है, सर ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है वीडी के बराबर। क्या होती है सर, वीडी के बराबर। अच्छा सर, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती क्या है, सिंपल सी बात है भाई, किसी भी कंडक्टर के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स की वेलोसिटी है बेटा उसी को हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं, ज्यादा लोचे नहीं पड़ता। ठीक है, अब भाई जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है वो होता है ई अपॉन में एम इनटू में टाउ। ये होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला। ये टाउ क्या है सर, टाउ यहां पर है सर एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। सर एवरेज रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है, फॉर एग्जांपल यार देखो एक सिंपल सी बात है कि अगर मेरा एक वायर है तो ऑब्वियस सी बात है बेटा वायर के अंदर कोलिजन्स तो होंगे है ना। तो अब एक इलेक्ट्रॉन आया, एक इलेक्ट्रॉन से कोलाइड करा, फिर दूसरे इलेक्ट्रॉन से कोलाइड करा, तो दो इलेक्ट्रॉन्स की कोलिजन्स के बीच में जो टाइम पीरियड है बेटा, जो इलेक्ट्रॉन को रेस्ट करने के लिए मिला है, ठीक है बेटा, जिसमें कोलिजन नहीं हो रहा है बेटा, उसको हम बोलते हैं एवरेज रिलैक्सेशन। उसको क्या बोलते हैं बेटा हम लोग, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। समझ में आ रहा है, ठीक है सर। इसको याद कैसे करूं सर, टी ई ई एम, टीम मीडिंग।
ऐसे याद करेंगे। कैसे याद करेंगे? TEEM, टीम वीडी, टीम वीडी, टीम वीडी, याद हो गया फॉर्मूला। TEEM, TEE अपॉन M इक्वल टू वी, है ना, टीम वीडी। ठीक है सर। अच्छा, अब थोड़ा सा और आगे बढ़े, अगर थोड़ा सा और आगे बढ़े, थोड़ा सा और आगे बढ़ने में मैं क्या बोलूंगा, थोड़ा सा और आगे बढ़ने में मैं क्या बोलूंगा कि करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच एक रिलेशन होता है। ये होता है सर I इज इक्वल टू NEAVD, करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का रिलेशन है सर। ठीक है सर। N क्या है हमारा यहाँ पर? सर N हमारा है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है सर। E तुम्हारे को पता है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, है ना। A तुम्हारे को पता है क्या होता है? A एरिया होता है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ये जैसे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ये है बेटा। ठीक है सर। और VD क्या बेटा? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इसको कैसे याद करूंगा बेटा? VENA, वीना। क्या बन गया बेटा? VENA, वीना आई। कौन आई बेटा? वीना आई। VENA, वीना आई। कौन आई बेटा? वीना आई। यहां क्या होगा? टीम वीडी। ठीक है बेटा। तो ये सारे के सारे ना तुम्हारे को टर्म याद हो जाएंगे, टीम वीडी, वीना आई, है ना। तुम्हारे को ऐसे याद नहीं होगा करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का रिलेशन तुम्हारा वीना आई होता है। तुम्हारे को कभी भी पूछेगा ना जिसमें आई और वीडी है ना, आई और वी है, तो आई और वी से तुम्हारे को आई एकदम से क्लिक करेगा बेटा। आई कौन थी? वीना, वीना आई। ठीक है बेटा। तो हम लोग लिख सकते हैं VENA, वीना आई, है ना। और सर अगर मेरा टी और वीडी में रिलेशन थी, टाउ और वीडी में, तो टी और वीडी में तो एक ही रिलेशन था, टीम वीडी, है ना बेटा। तो ऐसे करके याद आ जाएगा सर टीम वीडी दूसरा। ठीक है सर। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अगर मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ूं तो इसके बाद हमारी क्वांटिटी आ जाती है बेटा मोबिलिटी। क्या जाती है सर? मोबिलिटी। मोबिलिटी को समझते हैं क्या चीज है। ठीक है। अच्छा सर, मोबिलिटी का मतलब क्या होता है? मोबिलिटी क्या है सर? मोबिलिटी हमारी क्वांटिटी होती है जिसको हम लोग बोलते हैं मोबिलिटी। मोबिलिटी म्यू से रिप्रेजेंट होती है। तो मोबिलिटी क्या होती है सर? मोबिलिटी होती है हमारी ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है सर। क्या होता है सर? ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, इसको ऐसे लिख सकते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड इज नोन एज मोबिलिटी। ठीक है बेटा। अच्छा, ये क्या बताती है बेटा? किसी भी वायर के अंदर अगर मैं पोटेंशियल लगा दूं, जैसे मान लीजिए आपके पास एक वायर है ऐसे करके, ठीक है बेटा, और मैंने क्या लगा दिया यहाँ पर? एक पोटेंशियल लगा दिया, पोटेंशियल यानी कि बैटरी लगा दी, है बेटा। तो इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन है, उसकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी कितनी होगी? उसकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी कितनी होगी अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड को कितना रखूं? 1 न्यूटन पर कूलम। ठीक है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड 1 न्यूटन पर कूलम है ना, तो उसकी जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगी बेटा इलेक्ट्रॉन की, वो कितनी होगी? ठीक है बेटा। उसी को हम क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? ड्रिफ्ट वेलोसिटी, मोबिलिटी। क्या बोलते हैं बेटा? मोबिलिटी। ठीक है सर। अब थोड़ा सा और आगे बढ़े, थोड़ा सा और आगे बढ़े, थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे तो बेटा हमारे को मिलेगा कूलम्स लॉ, सॉरी ओम्स लॉ। क्या मिलेगा बेटा? ओम्स लॉ। बहुत दिनों से कूलम कूलम पढ़ा रहा हूं तो मेरे दिमाग में कूलम कूलम, हर बैच में कूलम चल रहा था यार अभी तक, हर बैच में इलेक्ट्रोस्टैट चल रहा था, बिल्कुल दिमाग का ऐसा कचरा हो गया। और 11वीं के बैच में हर जगह एनएलएम चल रहा है। ठीक है, एक बैच है उसमें सिर्फ वो चल रहा है, क्या बोलते तुम्हारा, काइनेमेटिक्स, वरना हर बैच में एनएलएम चल रहा है यार, दिमाग खराब हो चुका है एनएलएम और कूलम लॉ पढ़। ठीक है, पढ़ा पढ़ा के। ठीक है, चलो सर अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। आगे आया सर ओम्स लॉ। आगे क्या आया सर? ओम्स लॉ। मैंने क्या बोला सर? ओम्स लॉ समझते हैं। ओम्स, मैंने क्या कहा सर? सर ओम्स लॉ का मतलब होता है V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। सब बच्चा बच्चा जानता है, लेकिन ये कंडीशन, एक कंडीशन फॉर कांस्टेंट टेम्परेचर, फॉर कांस्टेंट टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट होगा बेटा तभी ये रिलेशन वैलिड है, अदरवाइज ये रिलेशन वैलिड नहीं है। ठीक है सर। वो भी अभी रीजन आगे पता चलेगा कि क्यों टेम्परेचर कांस्टेंट होने पर, टेम्परेचर के वेरिएबल होने पर रिलेशन बिगड़ जाता है। ठीक है सर। अच्छा सर, यहां पर हम V इज इक्वल टू I इंटू आर लिखेंगे, है ना सर। और R जो हमारा होता है क्या होता है सर? रेजिस्टेंस होता है सर, रेजिस्टेंस नाम से इसे हम पुकारते हैं। R का फॉर्मूला होता है रो एल अपॉन में ए। R का फॉर्मूला बचपन से पढ़ते हुए हैं रो एल अपॉन ए, जिसमें रो क्या होता है बेटा? रो क्या होता है? रो ये होती है बेटा हमारी रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी। ठीक है सर। इसको क्या बोलते हैं बेटा? हम लोग बोलते हैं रेजिस्टिविटी। ठीक है। और इसको हम क्या बोलते हैं? R इज इक्वल टू रोले, R इज इक्वल टू रो एल वाई है ना, रोले, R इज इक्वल टू रोले। ठीक है बेटा। तो R इज इक्वल टू रोले हमारा ये फॉर्मूला है। रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी के कुछ और फॉर्मूले भी हैं। जैसे रेजिस्टेंस का एक फॉर्मूला होता है बेटा T E स्क्वायर N A अपॉन M, और रेजिस्टिविटी का एक फॉर्मूला होता है बेटा T E स्क्वायर N N। ये फॉर्मूला होता है। अब तुम लोग देख रहे हो कि सारे टीचर्स ना फॉर्मूला ऊपर से लिखते हैं, मैं फॉर्मूला उल्टा लिख रहा हूँ। ठीक है बेटा, मैं फॉर्मूला से उल्टा लिख रहा हूँ। ये क्या कर रहे हो सर?
उल्टा कैसे लिख रहे हो फॉर्मूला? नहीं, उल्टा याद करना तो वैसे दिक्कत होती है बेटा, बहुत आसान है, बहुत आसान है। टी डबल ई स्क्वायर का मतलब डबल ई होता है एन ए, टीना बन गया टीना। टीना के सर पे क्या रख देंगे बेटा? मल रख देंगे, तो क्या ऑफर करेगी? रेजिस्टेंस ऑफर। ठीक है, सिंपल सी बात है बेटा, क्या बढ़िया तरीका है। ठीक है ना, कि अगर हम लोग क्या करेंगे, टी स्क्वायर एन है टीना, ठीक है बेटा, टी ई एन है, क्या बन गया? टीना बन गया। टीना के सर पे मल रख देंगे बेटा, छी मक्खी भिनकेंगी। ठीक है बेटा, तो क्या ऑफर करेगी? रेजिस्टेंस ऑफर करेगी। रेजिस्टेंस यानी कि सबको दूर भगाएगी ना, सब उसके पास में आएगा। ठीक है बेटा, तो टीना के सर पे मल रख देंगे तो रेजिस्टेंस ऑफर करेगी। एक और फॉर्मूला, ठीक है बेटा, और अगला फॉर्मूला हमारा ये टी डबल ई एन ऊपर एम इज इक्वल टू रो। ठीक है सर, तो ये हमारा क्या बन जाएगा सर? तीन की मां, टी डबल एन तीन, तीन की मां ऊपर बैठ के रोती है। इसको ऐसे याद करेंगे, तीन की मां ऊपर बैठ के रोती है। ठीक है बेटा, ऐसे याद कर लेंगे। तो हमारे दो या तीन चीजें ही तो है ना। पहली चीज अगर मैं बात करूं, पहली चीज की अगर मैं बात करूं तो वो हमारा टीम बीडी, दूसरी चीज बिना आई, तीसरी चीज टीना के सर पे मल रख दूंगा तो रेजिस्टेंस ऑफर करेगी, चौथी तीन, तीन की मां ऊपर बैठ के रोती है। खत्म बेटा, खत्म, जिंदगी एकदम रंगीन हो गई, है ना बेटा। अच्छा, तो सर यहां पर हमारी बात क्लियर हो गई सर, ये हमने रेजिस्टेंस वगैरह देख लिया। अब थोड़ा सा हम लोग देखते हैं ओमिक और नॉन ओमिक कंडक्टर्स के बीच, थोड़ा ओमिक और नॉन ओमिक कंडक्टर में खेलते हैं। ठीक है सर, ठीक है। अब सर अब हम किस पे आ जाते हैं? अब हम आ जाते हैं हमने ओमिक और नॉन ओमिक कंडक्टर पे। ये चीज समझ में आएगी, ओमिक कंडक्टर्स, ठीक है, और यहां पर हम क्या लिखेंगे? नॉन ओमिक कंडक्टर्स। ठीक है, ओमिक और नॉन ओमिक कंडक्टर्स। तो मतलब पहली चीज ओमिक कंडक्टर में क्या होती है, ध्यान से समझो। पहली चीज कि ओमिक कंडक्टर हमारे ओम्स लॉ फॉलो करते हैं। ओम्स लॉ को क्या करते हैं बेटा? फॉलो करते हैं। ठीक है, नॉन ओमिक कंडक्टर ओम्स लॉ को फॉलो नहीं, ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते, ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते। ठीक है बेटा। अच्छा सर, दूसरी चीज इसमें क्या आती है? दूसरी चीज इसमें क्या क्या आती है? अगर मैं वी वर्सेस आई का ग्राफ बनाऊं, ठीक है बेटा, वी वर्सेस आई का ग्राफ बनाऊं या आई वर्सेस वी का ग्राफ बनाऊं, ठीक है बेटा, वी वर्सेस आई का ग्राफ बनाऊंगा तो हमारा क्या जाएगा? स्ट्रेट लाइन। क्या जाएगा बेटा? हमारे स्ट्रेट लाइन। लेकिन अगर इसमें वी वर्सेस आई का ग्राफ बनाऊंगा तो कुछ भी आ सकता है, टेढ़ा मेढ़ा, स्ट्रेट लाइन छोड़ के ऐसा कुछ भी जाएगा, लेकिन स्ट्रेट लाइन नहीं जाएगा। कुछ भी जाएगा लेकिन स्ट्रेट लाइन नहीं जाएगा, ये बात याद रखना। ठीक है बेटा, वी और आई का ग्राफ हमारा नॉन ओमिक कंडक्टर में क्या बनता है? कुछ भी बना दो पर स्ट्रेट लाइन मत बनाना। ठीक है, और ओमिक कंडक्टर में हमारा इसमें क्या रहता है? ग्राफ हमेशा स्ट्रेट रहता है। ठीक है सर, अब थोड़ा सा अगर मैं और आगे बढ़ूं तो यार इसमें ना एक बहुत फेमस क्वेश्चन आता है, गैलियम आर्सेनाइड का ग्राफ बना दीजिए सर, है ना, और उसमें नेगेटिव रेजिस्टेंस प्लॉट कर दीजिए। इसमें बहुत फेमस क्वेश्चन है सर कि अगर आप ना आई वर्सेस वी का ग्राफ स्केच करना है, वी वर्सेस आई नहीं, आई वर्सेस वी का ग्राफ स्केच करना है गैलियम आर्सेनाइड के लिए, गैस गैलियम आर्सेनाइड, GAAS, गैलियम आर्सेनाइड। और क्या प्लॉट करनी है उसमें? नेगेटिव रेजिस्टेंस प्लॉट करनी है कि किस रीजन में रेजिस्टेंस नेगेटिव होगा। तो बहुत आसान है। ठीक है सर, ये हमारा करंट, ये हमारा वोल्टेज, गैलियम आर्सेनाइड का जो ग्राफ बनता है वो बनता है कुछ ऐसे, ये बनता है गैलियम आर्सेनाइड का ग्राफ कुछ इस प्रकार बनता है। ठीक है सर, ऐसे स्लोप। ठीक है, तो और ये वाला पॉइंट ए से लेके बी तक का जो रीजन है, तो ढलान वाला रीजन है बेटा, ढलान वाला रीजन, इस रीजन को हम लोग क्या बोलते हैं? यहां से लेके यहां तक का जो रीजन है बेटा, ये रीजन इज नेगेटिव रेजिस्टेंस का रीजन। ठीक है सर, ये रीजन हमारा कैसा? नेगेटिव रेजिस्टेंस का। ठीक है सर, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं, ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा सीबीएसई पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है जी, अब थोड़ा सा अगर मैं और आगे बढ़ू, थोड़ा सा और आगे बढ़ू तो सर इसमें हमारा क्या आ जाएगा? इसमें हमारा क्या आ जाएगा? रेजिस्टेंस के बारे में चर्चा आ जाएगी सर, है ना। थोड़ी सी किसके बारे में चर्चा आ जाएगी? रेजिस्टेंस के बारे में चर्चा आ जाएगी। जैसे कि बेटा आप सब जानते हैं, आप सब जानते हैं कि सर जो रेजिस्टेंस होता है, रेजिस्टेंस होता है, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है रो एल अपॉन में ए। ये बेटा क्या होता है? रो एल बाय ए, है ना। तो पहली चीज अगर मान लीजिए किसी भी लेंथ को, किसी भी वायर को, किसी वायर की लेंथ को क्या कर दिया बेटा? स्ट्रेच कर दिया। स्ट्रेच यानी कि खींच दिया। कितना और कितना कर दिया बेटा? n टाइम्स ऑफ l कर दिया। जो हमारी लेंथ थी वो l थी, अब मैंने नई लेंथ कितनी कर दी? n टाइम्स ऑफ l। कितनी कर दी बेटा? n टाइम्स ऑफ l, है ना बेटा। तो मेरा जो रेजिस्टेंस ऑफ न्यू वायर हो जाएगा वो पता कितना हो जाएगा? n की पावर 2 इंटू में, एक बार लेंथ कर दिया तो एरिया डिक्रीज हो जाएगा, n की पावर 2 इंटू में r ओल्ड। ठीक है बेटा, मतलब कि क्या हो जाएगा बेटा
कि जो नई वायर की रेजिस्टेंस हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी बेटा, एन स्क्वायर टाइम्स ऑफ पुरानी वाली रेजिस्टेंस। ठीक है बेटा, यहां तक की बात मेरे को लगता है तुम लोगों को समझ में आ गई होगी। ठीक है बेटा, मैंने क्या बोला कि अगर मान लीजिए मैंने किसी वायर को स्ट्रेच करके उसकी वायर को n टाइम्स कर दिया, जैसे कई बच्चे बोलेंगे, कई क्वेश्चन में आएगा 2 टाइम्स कर दिया, 3 टाइम्स कर दिया, तो n की जगह पे 2 रखना, 3 रखना, तो उसकी जो नई रेजिस्टेंस है वो क्या हो जाएगी, n स्क्वायर ऑफ पुरानी वाली रेजिस्टेंस। ठीक है बेटा, और उसकी जो रेजिस्टिविटी है बेटा, रेजिस्टिविटी वो क्या रहेगी बेटा, सेम रहेगी, रेजिस्टिविटी सेम रहेगी। ठीक है, अब इसी पर ही अगर मैं थोड़ी सी और चर्चा करूं, थोड़ी और वेरिएशन दिखाऊं तुम लोगों को, तो वो कुछ इस प्रकार बनेंगे वेरिएशंस कि सर अगर मान लीजिए कि मैंने किसी भी वायर का रेडियस क्या कर दिया सर, रेडियस को बढ़ा के क्या कर दिया, n टाइम्स कर दिया। ठीक है बेटा, मैं क्या बोल रहा हूं, मैंने किसी भी वायर का रेडियस बढ़ाकर n टाइम्स कर दिया, लेंथ पर कोई छेड़छाड़ी नहीं करी। ठीक है बेटा, मैंने क्या कर दिया, रेडियस बढ़ाकर n टाइम्स कर दिया। ठीक है बेटा, तो अब जो नया रेजिस्टेंस हो जाएगा बेटा, अब जो न्यू रेजिस्टेंस हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, पुराने वाले रेजिस्टेंस का n की पावर 4 टाइम्स। कितना हो जाएगा बेटा, पुराने वाले रेजिस्टेंस का n की पावर 4 टाइम्स, मतलब n की पावर 4 टाइम्स रिड्यूस हो जाएगा, है ना, क्या हो जाएगा, n की पावर 4 टाइम्स रिड्यूस हो जाएगा। समझ में आ रहा है बेटा, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं मेरे को लगता है ना, n की पावर 4 टाइम्स का हो जाएगा बेटा, रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, अब थोड़ा सा अगर और आगे देखो, थोड़ा सा और आगे चलो। ठीक है बेटा, वो जिस प्रकार चलेंगे, ठीक है ना, एक वेरिएशन और आता है, अगर मान लीजिए मैंने किसी भी वायर का एरिया इंक्रीज करके कितना कर दिया सर, n टाइम्स कर दिया। ठीक है बेटा, किसी भी वायर का एरिया n टाइम्स इंक्रीज कर दिया बेटा, है ना, तो उसका जो रेजिस्टेंस है सर, नया वाला रेजिस्टेंस है, वो क्या हो जाएगा बेटा, n स्क्वायर टाइम्स डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है बेटा, क्या हो जाएगा, n स्क्वायर टाइम्स डिक्रीज हो जाएगा। तो ये ना हमारे कुछ जनरल वो है। ठीक है बेटा, कुछ जनरल मैंने ना मतलब कि वो सॉर्ट करे। ठीक है बेटा, कि अगर मान लीजिए मैंने किसी वायर को स्ट्रेच कर दिया n टाइम से, तो नया रेजिस्टेंस n की n स्क्वायर टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा, है ना, और अगर मैंने किसी वायर का रेडियस n टाइम्स इंक्रीज कर दिया तो उसका जो रेजिस्टेंस है वो n की पावर 4 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा। अगर मैंने किसी वायर का एरिया हमारा n टाइम्स इंक्रीज कर दिया तो उसका जो एरिया है, उसका रेजिस्टेंस है वो n की पावर 2 टाइम्स डिक्रीज हो जाएगा। तो ये कुछ इस तरीके से। ठीक है सर, अच्छा, तो सर अब हम क्या आ जाते हैं थोड़े से इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर पे। ठीक है ना, आई होप मेरे को तुम लोगों को यहाँ तक की सारी बातें क्लियर हो रही होंगी, है ना। अब हम क्या आ जाते हैं थोड़ा सा इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर पे। ठीक है, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, ध्यान से समझिएगा, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस। ठीक है सर, कि हमारा जो है रेजिस्टेंस पर टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, अगर मैं टेम्परेचर बढ़ा दूं, ठीक है बेटा, तो रेजिस्टेंस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो दो चीजों के लिए होता है, पहला होता है मेटल्स के लिए या फिर कंडक्टर्स के लिए, ठीक है, और दूसरा होता है सर किस चीज के लिए, नॉन मेटल्स के लिए, नॉन मेटल्स कह रहा हूं, सेमीकंडक्टर्स के लिए। ठीक है, पहले कंडक्टर का रिलेशन देखो, तुम्हारे को पता है मैंने एवरेज रिलैक्सेशन टाइम बताया कि दो कोलिजन के बीच का जो टाइम होता है उसको एवरेज रिलैक्सेशन टाइम कहते हैं। अच्छा, मैंने बोला कि अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाऊं तो रेजिस्टेंस पे क्या फर्क पड़ना चाहिए, ये पूछा मैंने। ठीक है, तो अब यार एक चीज सोचना, रेजिस्टेंस मैंने क्या पढ़ाया था, रेजिस्टेंस अभी मैंने पढ़ाया टी ई स्क्वायर, टी ना के सर पर मल रख देंगे तो रेजिस्टेंस ऑफर करेगी, यही चीज पढ़ाई है ना। अब होता क्या है, तुम खुद सोचना, अगर मैं टेम्परेचर बढ़ा दूंगा तो इस टाउ की वैल्यू तो भाई डिक्रीज हो जाएगी ना, टाउ की वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी। भाई एक बार बताओ, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि भाई जो हमारा ये पूरा सिस्टम है, पूरा इलेक्ट्रॉन्स है, ये जल्दी कोलाइड करेंगे। अब जल्दी कोलाइड करेंगे तो दो कोलिजन के बीच का जो टाइम पीरियड है वो डिक्रीज हो जाएगा, है ना, और दो कोलिजन के बीच का टाइम पीरियड अगर डिक्रीज होगा तो रेजिस्टेंस हमारा क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। यानी कि टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर क्या होगा, इंक्रीज होगा। सिंपल सी बात है। ठीक है बेटा, है ना, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं, दोबारा समझाया तो अगर मान लीजिए मेरे दो कोलिजन्स के बीच का जो टाइम है वो कितना है हमारा, टाउ, कितना है बेटा, टाउ। अब मैंने क्या किया, अब ना मैंने देखा कि यार जैसे ही मैं टेम्परेचर बढ़ाता हूँ कोलिजन तेज तेज होने लग जाएंगे, है ना। अब कोलिजन अगर बहुत तेज हो रही है, बहुत तेज कोलिजन हो रहा है, तो कोलिजन अगर तेज हो रही तो ऑब्वियस सी बात है एवरेज रिलैक्सेशन टाइम कम हो जाएगा। एवरेज रिलैक्सेशन टाइम अगर कम हो तो ऑब्वियसली बात है रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। ये बेटा, तो ये मुद्दा था।
अच्छा ये तो हो गया हमारे मेटल्स के लिए, ठीक है। अच्छा दूसरा केस आ जाता है किसके लिए, सेमीकंडक्टर्स के लिए। दूसरा केस किसके लिए आता है सर, सेमीकंडक्टर्स के लिए, ठीक है सर। सेमीकंडक्टर्स के लिए, सेमीकंडक्टर्स के लिए क्या होता है बेटा, सेमीकंडक्टर्स के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना वो आउटर मोस्ट शेल से बहुत लूजली बाउंडेड होते हैं। क्या होता है सर, आउटर मोस्ट शेल से बहुत ही ज्यादा लूजली बाउंडेड होते हैं। लूजली बाउंडेड होने का मतलब क्या है बेटा, लूजली बाउंडेड होने का मतलब ये है ना कि मतलब अगर उनको थोड़ी सी भी एनर्जी मिल जाए ना तो उनका इलेक्ट्रॉन ना रिलीज होकर फ्री हो जाएगा, ठीक है बेटा, वो एटम से निकलेगा और फ्री हो जाएगा, ठीक है। तो देखो बेटा इसके लिए भी सेम ही फॉर्मूला लगेगा, ई स्क्वायर एम एल, ठीक है सर। अब ध्यान से देखो, टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो ऑब्वियसली बात है टाउ तो डिक्रीज हो जाएगा, है ना सर। लेकिन यहां पर ना एक चीज हो जाएगी, ये जो एन है ना बेटा ये बहुत ज्यादा मात्रा में इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि मैंने अभी पता था कि एन हमारे क्या होता है, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। अब अगर टेम्परेचर बढ़ा दूंगा तो ऑब्वियसली बात है भाई जो सेमीकंडक्टर की आयनाइजेशन एनर्जी है वो बहुत ज्यादा कम है, मैंने अभी बताया, ठीक है ना, कि थोड़ी सी एनर्जी मिलते ही इलेक्ट्रॉन भाग लेता है, निकल लेता है, ठीक है ना बेटा। तो बेटा अब अगर मैं टेम्परेचर दूंगा तो उसको एनर्जी दे रहा हूँ अपनी तरफ से, तो बेटा इसका जो एन है बेटा एन वो बहुत ज्यादा फ्री हो जाएंगे बेटा, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स निकल जाएंगे उसके एटम से, ठीक है बेटा। हाँ हर एक एटम से एक एक दो दो इलेक्ट्रॉन्स निकल जाएंगे तो बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। तो बेटा ये वाली पूरी वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी बेटा, बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है बेटा, जो कि इसके डिक्रीज को क्या कर देगी, कंपनसेट कर देगी, क्या कर देगी, कंपनसेट कर देगी। तो हमारा नेट नीचे वाली क्वांटिटी क्या हो गई, इंक्रीज हो गई, तो आर हमारा क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। सिंपल सी बात है। क्या बोला मैंने कि भाई टेम्परेचर बढ़ाने से टाउ घट रहा है मान लिया, लेकिन सेमीकंडक्टर्स के केस में जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होता है बहुत ज्यादा लूजली बाउंडेड होता है, तो टेम्परेचर देते के साथ सभी एटम्स का जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होगा वो निकलने को देखेगा। अब निकलने को देखेगा तो भैया एन हमारे बहुत ज्यादा हो जाएंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। अब फ्री इलेक्ट्रॉन्स अगर बहुत ज्यादा बढ़ गए तो ये टाउ के डिक्रीज को, फ्री इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं बहुत ज्यादा, टाउ डिक्रीज हो रहा है, तो बेटा नीचे वाली क्वांटिटी में हमारा क्या आएगा, नेट इंक्रीज आएगा, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा मात्रा में बढ़ गया, ठीक है बेटा। तो अगर नीचे वाली क्वांटिटी में नेट इंक्रीज आया तो रेजिस्टेंस हमारा डिक्रीज होगा, दैट्स इट, ठीक है बेटा। तो ये हमारा क्या होता है, सेमीकंडक्टर का टेम्परेचर का केस, ठीक है सर। अच्छा अच्छा ठीक है बेटा। अब हमारा नेक्स्ट आता है बेटा रेजिस्टेंस इन सीरीज, रेजिस्टेंस इन पैरेलल। आई होप तुम लोगों को ये चीजें क्लियर हो रही होंगी बहुत ही अच्छे तरीके से, ठीक है ना। मतलब मैं ना बहुत ज्यादा बहुत कम टाइम लेकर, मैं चाहता हूं कि भाई कम टाइम लेकर बहुत ज्यादा कंटेंट कवर कराया जाए, ठीक है बेटा। और ना तुम लोगों को एकदम बेस्ट तरीके से, ताकि तुम लोगों को भी यार यूं है ना कि तुम्हारे को भी दिन में 1 घंटा मिलता है, ठीक है। 1 घंटे में से भी मैं जो अभी जो हमारी वीडियो अपलोड हो रही है ना, वो मुश्किल से भी 30 मिनट 35 मिनट 25 मिनट ऐसी आ रही है, ठीक है बेटा। तो मैं चाह रहा हूँ कि 25 मिनट में अगर तुम 1 घंटा लगा रहे हो तो कम से कम एक चैप्टर में रिवाइज हो पूरा पूरा थॉरो, एकदम बढ़िया बिल्कुल बारीक से बारीक चीज भी निकाल के लेकर आऊंगा चैप्टर में से, ठीक है ना। तो ये मुद्दा है। थोड़ा सा आगे भागते हैं सर, थोड़ा सा आगे भागते हैं, ठीक है ना। चलो सर, रेजिस्टेंस इन सीरीज, रेजिस्टेंस इन पैरेलल, ठीक है, बहुत आसान है, बहुत आसान। रेजिस्टेंस इन सीरीज, रेजिस्टेंस इन पैरेलल, ठीक है बेटा। रेजिस्टेंस इन सीरीज लाइन की है ऐसा ऐसा, ठीक है बेटा, कुछ इस प्रकार। अगर मान लीजिए R1 है R2 है तो ऑब्वियसली बात है सर R इक्विवेलेंट हमारा R1 प्लस R2 को सिखाने की जरूरत नहीं है ना। और सर एक हमारा रेजिस्टेंस ऐसे है और एक हमारा रेजिस्टेंस ऐसे है, तो इसको हम बोलते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन R1 R2। तो यहाँ पर R इक्विवेलेंट कैसे निकाला जाएगा, 1 अपॉन में R1 प्लस में 1 अपॉन में R2 करके, है ना। कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है, एकदम बढ़िया तरीके से, ठीक है ना। हाँ ठीक है। अब सर थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे, थोड़ा सा और आगे बढ़े, ठीक है। तो इसमें ना हमारा एक क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है बेटा, और हमारा क्या आ जाता है, 3 ग्राफ्स आ जाते हैं। पहले 3 ग्राफ स्टडी करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ्स हैं, एनसीईआरटी में गिवन है, ठीक है बेटा, और बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है। समझते हैं चीजों को, समझते हैं, ठीक है। मैंने क्या कहा, मैंने क्या कहा, मैंने बोला, ध्यान से समझिएगा बेटा, ध्यान से समझिएगा, ठीक है। कुछ इस प्रकार मैंने कहा, ध्यान से देखो कि सर ग्राफ देखो, हमने क्या करना है, रेजिस्टेंस वर्सेस टेम्परेचर का ग्राफ बनाना, वर्सेस टेम्परेचर का ग्राफ बनाना है। पहला किसके लिए बनाना है बेटा, रेजिस्टिविटी वर्सेस टेम्परेचर का ग्राफ बनाना है, किसके लिए, मेटल के लिए। और मेटल में बड़ा फेमस जो तुम्हारे को पूछा जाता है वो होता है कॉपर, ठीक है बेटा। दूसरा किसके लिए बनाना है सर, दूसरा हमारे को बनाना है सेमीकंडक्टर के लिए, सेमीकंडक्टर के लिए बनाना है क्या, रेजिस्टेंस वर्सेस टेम्परेचर का ग्राफ,
रेजिस्टिविटी वर्सेस टेम्परेचर का, ठीक है बेटा। सेमीकंडक्टर तो कोई भी ले लो, सिलिकॉन, जर्मेनियम, ठीक है बेटा। और तीसरा होता है बेटा, तीसरा बनाना है हमारे को एलॉयज के लिए, ठीक है बेटा। क्या बनाना है? रेजिस्टिविटी वर्सेस टेम्परेचर का, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा ये ग्राफ्स। और अलॉयज में क्या आते हैं सर? नाइक्रोम, ठीक है बेटा। और तुम्हारा नाइक्रोम के अलावा और कौन सा अलॉय होता है, थोड़ा बताओ मेरे को, अभी भी मेरे दिमाग में आ भी रहा था। नाइक्रोम होता है, और यार एक नाम होता था यार, बोल रहा हूँ उस नाम को, मेरे दिमाग से निकल रहा है, स्पेशल नाम था। नाइक्रोम होता है, वैसे तो टिन भी अलॉय है, ठीक है, लेकिन ना यार कॉन्स्टेंटाइन, मैंगनीन, नाइक्रोम, मैंगनीन, ठीक है ना, कॉन्स्टेंटाइन, ठीक है ना, ये सब चीजें, ये ठीक है बेटा। इन सब की रेजिस्टिविटी वर्सेस टेम्परेचर अगर आप बनाते हैं, तो अगर मेटल का बनाना है तो सर मेटल का बनेगा ऐसे, ठीक है बेटा। सेमीकंडक्टर का बनाना है तो सेमीकंडक्टर का बनेगा ऐसे, है ना बेटा। और अलॉयज का बनाना है, अलॉयज का बनेगा स्ट्रेट, अलॉयज का बनेगा स्ट्रेट, ठीक है बेटा। इस बात को हमेशा अपने दिमाग में कैद रखना है सर, कैद रखना है कि बेटा सेमी जो हमारा मेटल्स का ग्राफ है वो कब जाता है, ठीक है बेटा, ऊपर की तरफ। ये हमारा इनवर्स का ग्राफ आता है, और इनका ग्राफ आता है बेटा स्ट्रेट लाइन, ठीक है बेटा, हमेशा याद रखना है, ठीक है बेटा। ये तीन ग्राफ तुम्हारी जिंदगी बना सकते हैं, बहुत बार पूछे गए हैं ग्राफ्स, ठीक है बेटा, बहुत बार पूछे गए। मैंगनीन, एग्जैक्टली मैंगनीन इज अ सेमीकंडक्टर, ओ हेलो, ठीक है, ठीक है बेटा। हाँ चलो, अब भाई एक क्वेश्चन और बना लेते हैं, ठीक है बेटा, फिर हमारा जो चैप्टर है बेटा कूलम्स लॉ तक जो हो जाएगा बेटा, फिनिश हो जाएगा, ठीक है। समझते हैं चीजों को, समझते हैं, है ना, समझते हैं बेटा चीजों को। बेटा इसको कराने के बाद, ठीक है, तुम लोग जब चेक करोगे ना, तुम लोग जब चेक करोगे ना बेटा, तो ओम्स लॉ करा तो दिया बेटा, वी प्रोपोर्शनल टू आई, अभी तो कराया था ओम्स लॉ, ठीक है ना। जब तुम चेक करोगे ना अपना प्रीवियस ईयर, तो तुम लोग देखोगे कि यार ये तो सारे के सारे क्वेश्चंस हमारी ये जो मैंने यहाँ पर कराया ना, इन सब चीजों से ही निकल कर आ रहे हैं, बिल्कुल सेम टू सेम। ऐसा लगेगा कि जैसे मैंने एरिया बाय एरिया में नहीं करा कि रेडियस इतना कर दिया तो क्या होगा, है ना, लेंथ को इतना स्ट्रेच कर दिया तो क्या होगा, बिल्कुल सेम टू सेम वही चीजें दिखेंगी तुम्हारी, ठीक है। तो थोड़ा सा आंखें खोल के ध्यान से देखना। एक क्वेश्चन लिख लेते हैं सर, एक क्वेश्चन देख लेते हैं, एक क्वेश्चन देख लेते हैं। मान लीजिए आपका एक नॉन यूनिफॉर्म एरिया है, एक वायर है नॉन यूनिफॉर्म एरिया, ठीक है बेटा। इसमें मैंने पोटेंशियल पोटेंशियल लगा दिया, यहाँ से मैंने पोटेंशियल लगा दिया ऐसे करके, ठीक है। तो सर अब मुझे बताना है, अब मुझे बताना है कि वायर में आगे जाने पर, वायर में आगे की तरफ जाने पर पहली चीज ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी क्या फर्क पड़ेगा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी क्या फर्क पड़ेगा। दूसरा करंट डेंसिटी भी क्या फर्क पड़ेगा। तीसरा इलेक्ट्रिक करंट, करंट भी क्या फर्क पड़ेगा। चौथी चीज इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या फर्क पड़ेगा। चलो फटाफट कर दो, फटाफट कर दो। तो इस चीज को डिस्कस करते हैं। सबसे पहली चीज ड्रिफ्ट वेलोसिटी और करंट डेंसिटी, ठीक है सर। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का जो फॉर्मूला, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का जो फॉर्मूला है, ध्यान से देखिए सर। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का जो फॉर्मूला है वो है हमारा, एक तो हमारा एन ई ए वी डी, ठीक है ना, इज इक्वल टू करंट जो होता हमारा होता है, ठीक है बेटा, बिना आई, ठीक है बेटा। ड्रिफ्ट वेलोसिटी से रिलेटेड एक और फॉर्मूला टीम वीडी, क्या बेटा, टीम वीडी, टी ई ई अपॉन में टीम वीडी, ठीक है बेटा। चलो ध्यान से समझिएगा सर। सबसे पहले देखो करंट, सबसे पहले अगर बात करूं करंट की, तो करंट तो हमारा सेम रहने वाला है। मैंने बताया था, अभी बताया था, करंट हमारा क्रॉस सेक्शन एरिया पर डिपेंड नहीं करता, ठीक है। दूसरी चीज इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है सर, मैंने लास्ट अभी क्लास में तुम्हारे को बताया था, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू वी बाय एल होती है, पोटेंशियल अपॉन लेंथ होती है। तो सर लेंथ इसकी सेम है एल, और पोटेंशियल मैंने तो कनेक्ट कर रखा, उसको तो चेंज किया ही नहीं, तो वी बाय एल सेम है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी सेम, इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी सेम। अब बात आ गई करंट डेंसिटी की, और करंट डेंसिटी देखते हैं जी, ये देखो ये क्या होता है बेटा, करंट पर यूनिट एरिया। अब अगर एरिया आगे जाने पर इंक्रीज कर रहा है तो करंट डेंसिटी डिक्रीज करेगी, करंट डेंसिटी डिक्रीज करेगी, ठीक है सर। अब ध्यान से देखिए, अब ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए सर, मैंने क्या बोला यहाँ पर, मैंने क्या बोला, करंट सेम है, वीडी निकालना, तो वीडी को मैं लिख सकता हूँ आई अपॉन में एन ई, ठीक है सर। तो करंट हमारा सेम है, एन ई और हमारा सेम है। एरिया अगर बढ़ेगा तो ऑब्वियसली बात है ड्रिफ्ट वेलोसिटी डिक्रीज होगी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी डिक्रीज होगी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी।
हो गया सर पूरा क्वेश्चन, पूरा क्वेश्चन हो गया सर। जिंदगी एकदम रंगीन, जिंदगी एकदम रंगीन। ड्रिफ्ट डिक्रीज, करंट डेंसिटी डिक्रीज, करंट से इलेक्ट्रिक फील्ड, जिंदगी एकदम रंगीन होनी चाहिए, जिंदगी एकदम रंगीन। ठीक है, तो मेरे हिसाब से सभी बच्चों को, मेरे हिसाब से सभी बच्चों को यहां से ये पूरी चीजें समझ में आ चुकी होगी। ठीक है बेटा, समझ में आ चुकी होगी। ठीक है, तो बेटा अब मैं क्या चाह रहा हूं, तुम लोग इस चैप्टर की तुम लोग किरचॉफ तक एमटीजी लो, एमटीजी सीबीएसई चैंपियन बुक है बेटा, वो लो। ठीक है ना, तो वो बुक लगा लोगे तो थोड़ा सा सही रहेगा, तुम्हारा प्रीवियस ईयर्स बनते चले जाएंगे। ठीक है बेटा, वो बुक लगा लो। मेरी साइड से किरचॉफ तक ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। कल की क्लास में हम किरचॉफ लॉ पढ़ेंगे। ठीक है बेटा, उसके बाद अपन मीटर बेस और पोटेंशियल। ठीक है बेटा, चलिए मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में। टिल देन